इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ शासक नहीं होते, वे अपने साथ एक पूरी सोच, एक पूरा दौर और एक नई ताकत लेकर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में युद्ध, रणनीति और राजगद्दी का सपना आ जाता है। यह कहानी है बाबर की, एक ऐसे योद्धा की जो अपनी जमीन से दूर था, लेकिन जिसके इरादे पहाड़ों से भी ऊंचे थे। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक सोच और एक सपना लेकर हिंदुस्तान आया था। उस समय हिंदुस्तान कई छोटी छोटी सल्तनतों में बांटा हुआ था और इसी कमजोरी को एक दूरदर्शी इंसान ने समझा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उसने एक ऐसी नींव रखी जो सदियों तक बनी रहने वाली थी। इसी नींव पर खड़ी हुई एक ऐसी सल्तनत जो भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली हुकूमत बनी, मुगल सल्तनत। मुगल हुकूमत का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि एक मजबूत व्यवस्था, एक ताकतवर शासन और एक अनुशासित सेना भी थी। इस सल्तनत ने भारत को सिर्फ एक जगह इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उसे पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाया। लेकिन इतिहास का एक सच यह भी है, जो जितना ऊपर उठता है उसका गिरना उतना ही गहरा होता है। आज जब मुगल सल्तनत का नाम लिया जाता है तो कहीं उसकी तारीफ होती है तो कहीं उस पर सवाल भी उठते हैं। बाबर से शुरू हुई यह कहानी सिर्फ मुगलों की नहीं है, यह भारत के एक पूरे युग की कहानी है। और इतिहास को समझने के लिए सिर्फ पसंद या नफरत नहीं, बल्कि सही समझ होना जरूरी होता है। आज भी जब मुगलों का नाम लिया जाता है तो हर किसी की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कुछ लोगों के लिए यह नाम गुस्सा और नफरत की वजह बन जाता है। और इन दोनों प्रतिक्रियाओं की वजह सिर्फ एक है, इतिहास जिसे हर किसी को एक जैसा नहीं पढ़ाया गया। कहीं मुगलों को सिर्फ नायक बनाकर दिखाया गया और उनकी गलतियों को छुपा दिया गया, तो कहीं सिर्फ उनकी बुराइयों को बताया गया और उनके अच्छे कामों को नजरअंदाज कर दिया गया। सच ये है दोस्तों, इतिहास या तो पूरा बताया जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबर वास्तव में कौन था, वह हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल, इतनी छोटी सी फौज के साथ वह कैसे इतनी बड़ी सत्ता का मालिक बन गया। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि बाबर का बाबरी मस्जिद से वास्तविक संबंध क्या था, अफवाहों और सच्चाई के बीच का अंतर। लेकिन इस सच्चाई की यात्रा शुरू करने से पहले अगर आप इतिहास को बिना किसी झुकाव और पूर्वाग्रह के देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। अगर आप इतिहास को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उसे समझना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपको इस तरह की ज्ञान आधारित और शोध पर आधारित ऐतिहासिक वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना समर्थन जरूर दिखाइए, ताकि यह सिलसिला आगे भी जारी रह सके। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को एक ऐसे शहर में हुआ जो आज के समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। उसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर सिर्फ एक साधारण राजकुमार नहीं था, उसकी नस्लों में दो बेहद शक्तिशाली साम्राज्यों का खून बहता था। पिता की ओर से उसका संबंध जाकर मिलता है अमीर तैमूर लंग से, अपने दौर के दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शासकों में से एक था। और माँ की ओर से बाबर का रिश्ता यह जुड़ता है मंगोल शाही विरासत से, जिसने एशिया के इतिहास को हिला कर रख दिया था। लेकिन जब तैमूर का इंतकाल हुआ तो उसके बाद यह विशाल सल्तनत उसके बेटों के बीच छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी गई। इन्हीं बांटी हुई सल्तनतों में से एक इलाका ऐसा भी था जो कई पीढ़ियों के बाद बाबर के पिता के हिस्से में आया। और फिर जब बाबर के पिता का इंतकाल हुआ तो वही जिम्मेदारी, वही ताज और वही सल्तनत बाबर के कंधों पर आ गई। और यहीं से शुरू होता है एक नौजवान शहजादे का सबसे कठिन इम्तिहान। जब बाबर अपने पिता की सल्तनत की गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। एक बच्चा जिसके सिर पर अचानक पूरी एक सल्तनत की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन किस्मत ने उसे आराम का कोई मौका नहीं दिया। गद्दी संभालते ही बाबर के अपने ही चाचा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। न चाहते हुए भी बाबर को अपने ही खून से जंग लड़नी पड़ी, और इस जंग का नतीजा यह हुआ कि बाबर के हाथों से उसके पिता की सल्तनत छीन ली गई। उस दिन के बाद बाबर सिर्फ इसके एक बादशाह नहीं रहा, वह एक भटकता हुआ नौजवान बन गया। अगले कई वर्षों तक बाबर जंगलों, पहाड़ों और अजनबी जमीनों पर भटकता रहा। उसकी जिंदगी के कई दिन इतने कठिन थे कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन बाबर टूटकर भी नहीं बिखरा। जब उसे यह एहसास हुआ कि वह अपनी पुरानी सल्तनत वापस नहीं पा सकता तो उसने एक नया फैसला लिया।
अब यह करिश्मत के सहारे नहीं, अपनी हिम्मत के दम पर एक नई सल्तनत बनाएगा। अपनी पुरानी सल्तनत को वापस पाने के बजाय बाबर ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नजर अफगानिस्तान पर टिका दी। सबसे पहले बाबर ने अफगानिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया, और जब वहां उसकी पकड़ मजबूत हो गई, बाबर तो उसका अगला रुख था हिंदुस्तान। और यहीं से इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला अध्याय शुरू होता है। जब बाबर ने हिंदुस्तान की सरहद में कदम रखा तो उसके पास केवल 13,000 सिपाही थे, और उसके सामने खड़ा था पठान सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी। ताकत का फर्क समझिए। इब्राहिम लोदी के पास